We all are living in a democratic country. Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy, ex-faculty career point Kota. Today, I am explaining you history chapter Nationalism in India, class 10. So, what is the meaning of nationalism? Nationalism is also called patriotism, a feeling of collective belonging to one's nation. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं देशभक्ति की भावना, right? One's nation sharing common feelings of entity, right? ठीक है, इंडिपेंडेंस में कितने सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने स्ट्रगल किया है इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए, राइट? तो हम लोगों ने क्या शेयर की है? कॉमन आइडेंटिटी, दैट वी आर इंडियन, राइट? सो देशभक्ति की भावना बेसिकली अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म, राइट? लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो what was the impact of First World War on India? So here I am just elaborating the points, right? And this is important for your exam point of view also, right? This created a new war, created a new and economic and political situation, right? New economic and political situation. War ने क्या create कर दिया था? एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी. किसने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड लास्ट टिल 1918, राइट? सेकंड पॉइंट, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. क्योंकि वॉर चल रही थी तो क्या जरूरत थी? मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर था वो किस पे हो रहा था? डिफेंस पे हो रहा था. और कौन फाइनेंस कर रहा था? विच वॉज फाइनेंस्ड बाय, किसके थ्रू फाइनेंस हो रहा था वो एक्सपेंडिचर? war loans and increasing taxes को increase कर दिया गया था. आपको पता है peasants से taxes लिए जाते थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कहलाता था. कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया गया था. और अगर हम बात करें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, राइट? तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी इंडिया के लिए, जबकि इंडिया का कोई रोल नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. फिर भी इंडिया जो था वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. क्या हो गया था? टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी थी और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, राइट? थर्ड पॉइंट इज थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज लीडिंग टू, जितने भी वॉर ईयर्स थे उसमें क्या हो रही थी? प्राइस क्या होती जा रही थी? इंक्रीज होती जा रही थी, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप्स. एक्सट्रीम हार्डशिप्स किसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही थी? फॉर द कॉमन पीपल, राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना किसको करना पड़ा था? कॉमन पीपल. उसमें कौन आ गए? खास करके पीजेंट्स, क्योंकि उनको क्या देना पड़ता था? उनको टैक्स देना पड़ता था, राइट? फोर्थ रीजन क्या था? फोर्थ रीजन था क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सब जगह पे क्रॉप फेलियर हो गया था, बहुत सारे पार्ट्स में, सब जगह तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ काफी सारे पार्ट्स में, मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप फेलियर, राइट? फिफ्थ पॉइंट इज विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. विलेजर्स को क्या करा जा रहा था? वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया, ठीक है? क्या हो रहा था? जो विलेजर्स हैं उनको फोर्स किया जा रहा था कि भैया आप सोल्जर्स भेजो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, ठीक है? जिससे एंगर जो था वो स्प्रेड हो गया था. लोग बहुत गुस्से में आ गए थे क्योंकि इंडिया का कोई रोल नहीं था. फिर भी यहाँ से सोल्जर्स को ले जाया जा रहा था, यहाँ से रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, ठीक है? उनकी भर्ती की जा रही थी और उनको ले जाया जा रहा था फॉर फाइटिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, right? So according to the census of 1921, 12 to 13 million people perished due to famine and epidemic. 12 to 13 million जो लोग थे वो इफेक्ट हो गए थे. किससे ज़्यादा? एक तो फेमाइन हुआ और एक एपिडेमिक.
ठीक है, अकाल पड़ना जिसे बोलते हैं, अकाल पड़ने से 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो इफेक्ट हुए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह इज कनेक्टेड विद द गांधी जी, राइट। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, कब आए थे रिटर्न टू इंडिया, कब आए थे, इन विच ईयर, ये आता है आपका एग्जाम में, इन जनवरी 1915। और कहाँ से आए थे, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, राइट। एंड ही हैड सक्सेसफुली फॉट द, क्या किया था उन्होंने, द रेसिस्ट रिजाइन, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन द ब्लैक्स एंड व्हाइट। So racists resigned with a novel method of mass agitation। जब वो इंडिया आए उन्होंने देखा यहाँ पे ब्रिटिश रूल है, तो उन्होंने क्या किया, कौन सा मेथड अपनाया कि सब लोग क्या करेंगे, मास एजिटेशन करेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया which he called सत्याग्रह, right। And he suggested that if the cause was true, और महात्मा गांधी किस पे यकीन करते थे, सत्य पे, ठीक है। वो जो मानते थे कि अगर हमारा कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इनजस्टिस के अगेंस्ट कर रहे हैं, एंड द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, ठीक है। महात्मा गांधी का क्या ओपिनियन था कि हम जो भी लड़ रहे हैं, हमारा कारण जो है वो सत्य है, वो ट्रुथ है, ठीक है, तो उसके लिए फिजिकल फोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। He adopted the policy of non-violence, right? और वो क्या बोल रहे थे कि हमें किसी भी फिजिकल, क्योंकि हमारा जो एम है, हम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम लड़ रहे हैं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी वॉयलेंट होने की जरूरत नहीं है। ये फिलॉसफी किसकी थी, महात्मा गांधी, ठीक है। सो he launched सत्याग्रह in 1916। गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण, चंपारण कहाँ पे था, बिहार में, राइट, टू इंस्पायर द पीजेंट्स। महात्मा गांधी कहाँ गए, चंपारण गए, जो कि बिहार में था, और उन्होंने किनको इंस्पायर किया, टू इंस्पायर द पीजेंट्स, किसके अगेंस्ट, किस लिए इंस्पायर किया पीजेंट्स को, अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाता था। और आपने जैसा कि 8th और 7th में पढ़ा था, इंडिगो उनसे, प्लांटेशन वर्कर्स हैं तो यहाँ पे इंडिगो उनसे ग्रो करवाया जाता था, जो कि फर्टिलिटी को क्या कर देती थी, डिग्रेड कर देती थी, राइट। सो हम डिटेल में तो नहीं बात करेंगे। अगेन ही लॉन्च सत्याग्रह इन 1917। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, उन्होंने ये सत्याग्रह 1917 में सत्याग्रह को क्यों लॉन्च किया था, टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, और वहाँ पे मेन रीजन क्या था सत्याग्रह का, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेल हो गई थी, ठीक है, एंड प्लेग एपिडेमिक, ये दो मेन रीजंस थे वहाँ पे सत्याग्रह के, क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। जो पीजेंट्स जो थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, जो कि गुजरात में था, could not pay, जब क्रॉप ही फेल हो गई थी तो वो रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, वो टैक्सेस पे नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे भी सत्याग्रह लॉन्च किया गया था, राइट। नेक्स्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था इन 1918, ठीक है। कहाँ गए थे, गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद, ठीक है। इन 1918 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद, क्यों गए थे, यहाँ पे सत्याग्रह क्यों लॉन्च हुआ था, टू सेटल द वेज केस ऑफ कॉटन मिल वर्कर, ठीक है। वेज क्या होता है, मजदूरी, ठीक है, सेटल करने के लिए, वेज केस को सेटल करने के लिए एक कॉटन मिल वर्कर का थ्रू सत्याग्रह, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी आई यहाँ पे 1916, 1917 एंड 1918, ये तीनों ईयर्स में सत्याग्रह लॉन्च की थी बाय द गांधी जी, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, द रॉलेट एक्ट।
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था लागू? इन 1990, ठीक है। इन 1919 गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था 1919 में? टू लॉन्च अ सत्याग्रह, ठीक है, अगेंस्ट अ, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट अ प्रपोज रॉलेट एक्ट, ठीक है। क्यों किया था उन्होंने सत्याग्रह इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट? बिकॉज दिस एक्ट वॉज पास्ड हरिडली। ये जो एक्ट था इसको बहुत जल्दबाजी में पास किया गया था, इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन के बाद भी इस एक्ट को पास कर दिया गया था। ऑफ किसका अपोजिशन? कौन अपोज कर रहा था? ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, ठीक है। जो भी इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल में वो अपोज कर रहे थे कि इस एक्ट को प्रपोज नहीं किया जाए, फिर भी इस एक्ट को प्रपोज कर दिया गया था, ठीक है, हरिडली, बहुत जल्दबाजी में। इट गेव, इसमें इस एक्ट में क्या था? इसमें इनॉर्मस पावर्स, मोस्ट जो पावर्स थी वो किसके पास में आ गई थी? गवर्नमेंट के पास में आ गई थी, टू रिप्रेस इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। ये एक्ट क्यों पास किया गया था? ताकि क्या किया जाए, इंडियन जो मूवमेंट चल रहा था ये आगे ना बढ़े, क्योंकि 1917, 18 और 16, 17 और 18 में सत्याग्रह फिर से लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा था कि एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को लागू किया। गांधी जी स्टार्टेड नॉन वायलेंस disobedience against such unjust laws, क्योंकि ये जो लॉज बना रहे थे, ये जो एक्ट प्रपोज किया गया था वो अनजस्ट था। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या क्या एक्शन लिए गांधी जी ने? ऑन अप्रैल 6 हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, और हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। पहले हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई, फिर रैलीज ऑर्गेनाइज की गई in various parts of the country, in various cities we can say that, right? And British administration decided, यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं? British administration decided to clamp down on nationalists। और British एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता था? उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसको हमें क्लैम्प डाउन करना है, इसको हमें डाउनफॉल लाना है, यहाँ पे इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, राइट। तो लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने? लोकल लीडर्स को उठा लिया, कहाँ से? अमृतसर से, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लोकल जो लीडर्स थे कहाँ के? अमृतसर से, उन्होंने उनको उठाना, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इसका, ऑन अप्रैल 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन अप्रैल 10 पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन, ठीक है। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। मार्शल लॉ क्या होता है? एक तरह से आर्मी रूल आ जाता है, विदाउट ट्रायल आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से मिलिट्री रूल आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेक्रे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑन अप्रैल 13 डेट, यू शुड रिमेंबर द डेट। ऑन अप्रैल 13 पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। लोग बाग कहाँ पे गैदर हुए थे? जलियांवाला बाग। एक नाम है जलियांवाला बाग, फॉर अ प्रोटेस्ट मीटिंग, ठीक है। प्रोटेस्ट मीटिंग के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर जो थे उस टाइम पे, जनरल डायर जो था वो आया और उन्होंने क्या कर दिया? एग्जिट जो था, एग्जिट पॉइंट जो था उसको ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे रिस्पेक्ट तो मेरे से निकल ही नहीं रहा है, इसलिए जनरल डायर जो था वो आया और उसने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया एंड ऑर्डर्ड हिज मेन टू ओपन फायर। और उसने अपने आदमियों को क्या बोला? ऑर्डर किया क्या? फायर करना स्टार्ट कर दो ओपनली, ठीक है। एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करा दिया गया और ओपन फायरिंग स्टार्ट हो गई। He wanted to create a state of terror in the minds of the people of India, ठीक है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट आगे बढ़ रहा था और ये क्या चाहते थे? रिप्रेस करना चाहते थे
के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, नेशनल एक्टिविटीज को। तो इन्होंने कहर, डर पैदा करने के लिए ऐसा किया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, एंड वर वुंडेड। हंड्रेड्स तो नहीं बोलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड वर वुंडेड। यहाँ पे बहुत लोग मारे गए, कई लोग। अभी आप जाएंगे जलियांवाला बाग तो कुएं में आप देखेंगे अभी भी उनके ब्लड के निशान हैं। सो कई लोगों ने कुएं में कूद के जान दे दी, वहाँ पे कुआ था। As the news of Jallianwala Bagh massacre spread, crowds took to the streets in many। अगर हम देखें यहाँ पे जैसे जैसे जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ है वो स्प्रेड हुई, तो जो भीड़ थी, गुस्साई हुई भीड़ थी, वो बहुत सारे टाउन्स में स्ट्रीट्स पे आ गई, ठीक है, क्योंकि कांड इतना बड़ा किया था इन लोगों ने, राइट। सो देयर वर स्ट्राइक, क्लैशेस, ठीक है, स्ट्राइक्स हुई, हड़ताल हुई, और हड़तालें हुई हम ये बोल सकते हैं। क्लैश विद द पुलिस, जो भीड़ थी वो किससे क्लैश हो रही थी? क्लैश विद द पुलिस। और कहाँ पे अटैक किया उन्होंने? एन अटैक ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, राइट। और उन्होंने कहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ अच्छे से? एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। और गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? क्योंकि गवर्नमेंट तो चुप बैठेगी नहीं ये सब देख के, तो उन्होंने क्या किया? ब्रूटल मतलब क्रूरता से सबको मारना खाना स्टार्ट कर दिया, इस एक्टिविटीज को कर्ब डाउन करने के लिए, ठीक है। सीकिंग टू, क्यों ऐसा किया उन्होंने? सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज इंडियंस, ठीक है, ताकि लोगों में डर पैदा हो, ठीक है, टेरर पैदा हो। इसलिए उन्होंने क्या करा? लोगों को ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट किया, टेरराइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड पीपल बीइंग एंग्री, लोग बहुत गुस्से में थे, है ना। बीइंग एंग्री पीपल स्टार्टेड वॉयलेंस, और इतने गुस्से में थे कि लोगों ने वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया। सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, लेकिन गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ा। ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, व्हाई? बिकॉज जो मूवमेंट था वॉज टर्न टू द वॉयलेंट एक्टिविटी, ठीक है। और गांधी जी का मेन एम क्या था? नॉन वॉयलेंस, राइट। न्यू टॉपिक, खिलाफत मूवमेंट। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस इशू, जो आफ्टर इफेक्ट्स थे इस इशू के, वॉज दैट, खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वॉज दैट हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्योंकि इंडिया में आज भी हम देखते हैं बहुत डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम केम टुगेदर। ये जो मूवमेंट हुआ, इससे गांधी जी को ऐसा लगा कि हिंदू और मुस्लिम्स को साथ लेने का, साथ लेके चलने का, नेशनलिज्म के लिए, ठीक है, नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि हम एक हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। तो गांधी जी फेल्ट, गांधी जी को ये महसूस हुआ दैट दिस इज द टाइम टू जॉइन हैंड्स विद दिस खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी को ये रियलाइज हुआ, ये फील हुआ कि अभी हमारे लिए बेस्ट टाइम है कि हम क्या करें, खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लें। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था? इन टर्की द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टर्की में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वॉज नॉट एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ खलीफा, ठीक है। खलीफा कौन होते हैं? स्पिरिचुअल हेड जो होते हैं मुस्लिम्स के, स्पिरिचुअल हेड जो होता है मुस्लिम्स में, उनको बोला जाता है खलीफा, ठीक है। तो टर्की में, ऑटोमन एम्पायर टर्की में जो खलीफा था उनको टाइटल नहीं दिया जा रहा था, उनको अथॉरिटी नहीं दी जा रही थी। सो द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो वो देखते हुए खिलाफत मूवमेंट जो था वो इंडिया में स्टार्ट किया, किसने? बाय द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, ठीक है। सो गांधी जी स्टार्टेड, गांधी जी ने वापस से क्या स्टार्ट किया? नॉन कॉपरेशन, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सितंबर। अब यहाँ पे वापस से स्टार्ट हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सितंबर 1920, ठीक है। इन द सपोर्ट, किसके सपोर्ट में? उनको, गांधी जी को लगा कि अच्छा मौका है, खिलाफत मूवमेंट के साथ में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। इसके सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में? खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में 1920 में फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, स्पाइक आया, ठीक है। वाई नॉन कॉपरेशन? अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे
क्यों भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इट वॉज डिसाइडेड, वाई नॉन कॉपरेशन? बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया था दैट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ये डिसाइड किया गया था कि इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, ठीक है, गवर्नमेंट क्या यूज कर रही? रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेशन, ठीक है, रिप्रेस करेगी एक्टिविटीज को, तो फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, वुड बी लॉन्च इन 1921, ठीक है, वुड बी लॉन्च इन 1921, ठीक है। तो 1921 में फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाएगा। गांधी जी और जो शौकत अली जो थे यहाँ पे स्टार्टेड द मूवमेंट, और गांधी जी और शौकत अली जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। इट बिगैन विद अ सरेंडर ऑफ टाइटल्स। क्या होता है सरेंडर ऑफ टाइटल्स का मतलब? जैसे हम यहाँ पे बोल रहे खलीफा, यहाँ पे हम बोल आगे हमने देखा वो लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड क्या है? लॉर्ड द टाइटल गिवन टू द इरविन, लॉर्ड इरविन, टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अबाउट इट एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज में क्या आ गया? आर्मी, पुलिस और कोर्ट्स, राइट, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो वापस से डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, ठीक है। डिफरिंग मतलब अलग अलग जो ओपिनियन, अलग अलग जो चीज़ें हुई हैं इस मूवमेंट में, उसके बारे में आपको कुछ हाईलाइट्स दिए गए। द मूवमेंट इन द टाउन, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है द मूवमेंट इन द टाउन। तो क्या किया? 1000 ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, ठीक है, हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया? गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स थी उनको छोड़ दिया। ये कहाँ पे बता रहे हैं? टाउन्स की बात कर रहे हैं, और कॉलेजेस। क्या पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, हजारों जो बच्चे थे स्कूल और कॉलेजेस के, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। लॉयर्स ने क्या किया? अपनी जो लीगल प्रैक्टिसेस थी उनको गिव अप कर दी, ठीक है, और गिव अप देयर काउंसिल, गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, एंड द काउंसिल इलेक्शंस जो होने वाले थे वर बॉयकॉटेड। उन्होंने काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। आपको क्लियर हुआ? ये कहाँ की बात करिए, अच्छे से याद करिए। मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट पॉइंट टाउन्स की। अब रेबेलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड क्या होता है? सिटी के बाहर वाला एरिया, राइट। रेबेलियन मीन्स रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, ठीक है। सो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें अवध की बात की गई है। इन अवध खास करके जो पीजेंट्स थे उनको कौन लीड कर रहा था? बाय रामचंद्र, ठीक है। अवध में पीजेंट्स को कौन लीड कर रहा था? रामचंद्र। अब ये रामचंद्र कौन था? एक सन्यासी था, ठीक है, और सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, और पहले ये कहाँ पे था? फिजी में था, ठीक है। ये कौन था? इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले जाया जाता है और उनको वापस से अपनी कंट्री में नहीं आने दिया जाता है, ठीक है। पीजेंट्स हैड टू डू बिगार, ठीक है, बिगारी बोलते ना हिंदी में। पीजेंट्स को क्या करनी पड़ती थी? बिगारी करनी पड़ती थी, और लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में वर्क करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था। बेगारी का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है? फुल टाइम काम करना है और उसके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी बेगारी पीजेंट से करवाई जाती थी, राइट। सो इसमें अगर हम बात करें तो हमने एक पॉइंट देखा अवध का, ठीक है, उसमें लीडर कौन था? रामचंद्र, ठीक है। अर्लियर वो कहाँ से आया था? फिजी से। अब बी पॉइंट जो है इसका, द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड। अब यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने डिमांड किया कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, अबॉलिशन ऑफ बिगार,
बिगारी को अबॉलिश किया जाए, हटाया जाए, बिगारी नहीं करेंगे अब हम। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स कौन हुए? जो उनसे बहुत ज़्यादा हायर रेट ऑफ टैक्सेस लेते थे, ठीक है। अगर हम बात करें सी पॉइंट की, इसके अंदर सब पॉइंट की, तो इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे पंचायत ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स, बहुत सारी जगह पे जो पंचायत थी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया फार्मर्स। किसकी पंचायत ऑर्गेनाइज की? फार्मर्स, वॉशरमैन, और उनको बोला गया कि आपको अपनी सर्विसेज नहीं देनी, ठीक है। वर आस्क्ड नॉट टू गिव सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। पंचायत बैठाई गई और ये डिसाइड किया गया, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको अपनी सर्विसेज नहीं देनी है, वॉशरमैन, ठीक है। सो इन 1921 गांधी जी डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छे से आप सुनेंगे, इन 1921 गांधी जी ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड अमंग्स द पुअर, ठीक है। जो भी लैंड थी गांधी जी ने किसको डिस्ट्रीब्यूट की? पुअर पीजेंट्स, ठीक है। ये एक के बाद एक इंसिडेंट्स हैं, आपको वैसे ही सीक्वेंस में लर्न करना है, राइट। इन द गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश का केस आ गया है यहाँ पे। इन द गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, किसकी बात कर रही हूँ मैं? आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूँ। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, गुडाम हिल्स की, तो यहाँ पे जो गुरिल्ला मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ था कब? अर्ली 1920। गुरिल्ला मूवमेंट तो स्टार्टिंग में ही चलता था। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लार्ज फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया, कहीं पे पीजेंट नहीं आ जाए, ठीक है। preventing people from entering the forest, ताकि लोग बाग फॉरेस्ट में नहीं आए अपनी कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, चराने के लिए, राइट। क्योंकि गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था 1920s में, ठीक है। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड, और गैस तो सबके पास में थी नहीं, चूल्हे जलाते थे सब, तो फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं करे, वो आए नहीं, उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा लार्ज फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर दिया गया था, जो आपने 9th में भी पढ़ा था आपने, हिस्ट्री में चैप्टर था दिस एंड रेट्स ऑफ हिल पीपल। इससे जो हिल पीपल थे वो बहुत गुस्से में आ गए, गुस्साए में हो गए। दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड, उनको ये फील होने लगा कि आज तक जो हम कर रहे थे, हमारे ट्रेडिशनल राइट्स को रोका जा रहा है, हमारे को ट्रेडिशनल राइट्स लेने से रोका जा रहा है, हटाया जा रहा है, ठीक है। When government began forcing, जब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट began forcing them, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया them to contribute बिगारी फॉर रोड बिल्डिंग, ठीक है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि भैया वो रोड बिल्डिंग्स मतलब रोड बनाने के लिए वो क्या करें, बिगारी करें उनके लिए, तो हिल पीपल को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहाँ पे अटैक किया? दे अटैक द पुलिस स्टेशंस एंड किल मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, राइट। तो उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीडर था वो कौन था? एलुरी सीताराम राजू, ये आ सकता है आपका एमसीक्यूज में। एलुरी सीताराम राजू was captured, क्योंकि ये लीडर था, इसने रिवोल्ट करवाया था, उसको पकड़ लिया गया और एक्साइल्ड इन 1924, राइट। अब यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, आंध्र प्रदेश। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ स्वराज इन द प्लांटेशन, न्यू टॉपिक, स्वराज इन द प्लांटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? स्वराज मीन्स फ्रीडम, आजादी, ठीक है। तो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो वर्कर्स थे उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ गांधी जी एंड द नोशन ऑफ स्वराज,
ठीक है। उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी गांधी जी के बारे में और वो स्वराज के बारे में क्या सोचते थे, उनका एक अपना नोशन था, अपना एक कंसेप्ट था। ठीक है। अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिए। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, अगर हम बात करें प्लांटेशन वर्कर्स की आसाम में, अच्छे से समझिएगा। फ्रीडम मेंट, उनके लिए फ्रीडम क्या था, स्वराज क्या था, मेंट फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली। ठीक है। उनके लिए क्या था स्वराज, द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेसेस। ठीक है। in which they were enclosed। ठीक है। क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था और उनको बोला जाता था कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। लेकिन आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स को ये लगा स्वराज का मतलब कि अब वो क्या कर सकते हैं, इन और आउट हो सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। ठीक है। और इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो वापस से जहाँ से भी आए हैं, जिस जगह से आए हैं, वो वापस उनसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, इन एंड आउट, टू मूव फ्रीली इन एंड आउट और टू रिटेन लिंक। ठीक है, विद द विलेज विच दे हैड कम। तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंडरलाइन मीन्स आप इसको लर्न करिएगा, इसलिए मैं अंडरलाइन बोल रही हूँ। अंडर द लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड। ये एक एक्ट लागू कर दिया गया था ताकि प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं उनको बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि वो अपने टी गार्डन छोड़ के जाएं विदाउट परमिशन। लेकिन यहाँ पे उनको क्या लग रहा था, आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स को ये लग रहा था कि भैया स्वराज का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे विलेज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, उनके साथ में लिंक क्रिएट कर सकते हैं और एनक्लोज स्पेसेस जो हैं उनसे हम आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनको बहुत कम, रेयरली परमिशन दी जाती थी ऐसा करने के लिए। लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब ये था। तो अलग अलग नोशंस क्रिएट हो रहे थे कंट्री साइड में। ठीक है। असम में लोगों ने ये सोचा, उन्होंने क्या सुना, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने ये सुना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे, ठीक है, हजारों क्वांटिटी में जो वर्कर्स थे, डिफाइड द अथॉरिटीज। ठीक है। उन्होंने सारी अथॉरिटीज को डिनाई करते हुए, डिफाइड करते हुए लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड प्लांटेशन छोड़े एंड हेडेड ओवर, अपने घर की तरफ निकल पड़े, जो अंडर लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अगेंस्ट। हाँ, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था स्वराज का मतलब ये है कि अब हम अपने घर पे जा सकते हैं। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में उन्होंने सुना, तो उन्होंने सुना, उनको ऐसा लगा कि अब हम जा सकते हैं, राइट। तो उनको क्या लगा कि गांधी राज आ गया। What they believe that Gandhi Raj was coming, and everyone, Gandhi Raj was coming, and everyone would be even, and everyone would be even land in their own villages। और उनको क्या लगा कि मतलब अपने अपने villages में खुद की land मिलेगी, right? So they however never reached their destination। लेकिन हुआ क्या, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। निकल तो गए अपने प्लांटेशन छोड़ के, एक्ट के अगेंस्ट निकल तो गए वो, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। अब ऐसा क्या हुआ था जो वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए? इन द वे, ठीक है, वो आराम से निकल तो गए, लेकिन क्या हुआ था आप बताइए, व्हाट वाज द रीजन? इन द वे बाय अ रेलवे। आप किससे जाएंगे? या तो रेलवे से जाएंगे या स्टीमर से जाएंगे, लेकिन रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक थी। ठीक है। दे वर कॉट बाय द पुलिस, और उन्हें किसने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। ठीक है। ये बोलते ना, कहावत है, सर मुंडवाते ओले पड़ गए। तो यहाँ पे यही हुआ कि जैसे वो प्लांटेशन छोड़ के निकले, उन्होंने सोचा हम अपने घर पे जा रहे हैं, हमें अपनी लैंड मिल जाएगी। गांधी राज आ गया है और रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक देखते हुए पुलिस ने उन्होंने वहीं पकड़ लिया और उनको खूब पीटा, बुरी तरह से पीटा, राइट। न्यू टॉपिक,
towards civil disobedience. Right? अब इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। अब इसमें क्या, फेब्रुअरी जैसे हमारे यहाँ पे है ना पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वैसे ही स्वराज पार्टी इन February 1922 डिसाइडेड टू विड्रॉ द, अब वापस से 1922 में डिसाइड किया गया फरवरी में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। एंड गांधी जी फेल्ट दैट द मूवमेंट, क्योंकि अपन ने अभी ऊपर देख ही लिया सारा जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके साथ क्या हुआ, तो गांधी जी फेल्ट द मूवमेंट वाज रनिंग वॉलेंट, तो गांधी जी को क्या लगा जो मूवमेंट है वो वॉलेंट होता जा रहा है इन मैनी प्लेसेस एंड द मूवमेंट became violent in many places and सत्याग्रहीज needed to be properly trained, ठीक है। और जो सत्याग्रहीज हैं उनको क्या जरूरत है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा नहीं कि प्लांटेशन वर्कर्स अपनी मर्जी से कोई भी नोशन ले रहे हैं और वो चल रहे हैं वहां से, गांधी राज आ गया। बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स, ठीक है। मास स्ट्रगल्स के लिए रेडी करने के लिए उनको उससे पहले उनको समझाया जाए कि व्हाट इज द स्वराज, व्हाट इज दिस मूवमेंट कॉल्ड फॉर, किसके लिए मूवमेंट चलाया जा रहा है, राइट। तो गांधी जी का मेन एम ये था, इसलिए उन्होंने वापस से विड्रॉ कर दिया मूवमेंट। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। अब यहाँ पे किसने फॉर्म की, ये आपको लर्न करना है। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, राइट। इन्होंने क्या करा, स्वराज पार्टी फॉर्म की विद इन द कांग्रेस के अंदर ही, टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न टू, आर्ग्यू कर मतलब क्या था यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, फॉर द रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, जो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट किया था ना हमने पहले पढ़ा उसमें, ठीक है। बट यंगर जो लीडर्स थे, यंगर लीडर्स में कौन आ गया, लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड कौन था भैया दूसरा लीडर, ये क्वेश्चन आएगा। यंगर लीडर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दीज टू लीडर्स जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर मास एजिटेशन, जैसे ही डिसीजन लिया गया इन्होंने मास एजिटेशन स्टार्ट कर दिया और इन्होंने किस क्या बोला, एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, कि हमें अब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है। हमें समझौता नहीं करना है, हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में नहीं लौटना है, हमें फुल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेन टॉपिक, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, ये आएगा। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसको लिख लीजिए। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स को जाना पड़ेगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो आपने 8th में भी पढ़ा है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। When the Simon Commission arrived in India, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया, कब आया था, जल्दी से याद कीजिए, in 1928. It was greeted, कैसे ग्रीट किया गया था उनको, with the slogan Go back Simon। ये तो पढ़ा है ना हमने, 8th में पढ़ा था आपने। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो उनको कैसे ग्रीट किया गया था, ब्लैक फ्लैग लेके, गो बैक साइमन। मेन कॉज क्या था प्रोटेस्ट का, मेन कॉज था was that the commission, मेन कॉज क्या था यहाँ पे, साइमन कमीशन को क्यों ऐसे ग्रीट किया गया था, had not a single Indian member, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। They were all British। कौन थे वो सब, ब्रिटिशर्स, they all were British, right। So यहाँ पे देखिए टाइटल दे रहे हैं, यहाँ पे लॉर्ड इरविन, जो मैंने पहले बात की थी टाइटल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड, यहाँ पे टाइटल दिया गया, लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929, डेट लर्न कीजिएगा, लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया, कब किया, अक्टूबर 1929 में, a vacuum offer for dominion status, for dominion, vacuum offer for dominion status for India in an unspecified future, and in an unspecified future and round table conference,
ठीक है। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई टू डिस्कस, लॉर्ड इरविन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, इंडिया का, अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस, ये जो उन्होंने किया था, दिस डिड नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे अब पूर्ण स्वराज की बात हो चुकी है कि हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिसाइड नहीं करना है। दिस डिड नॉट सेटिस्फाइड द कांग्रेस लीडर्स, तो ये जो उन्होंने ऑफर रखा वो उससे कांग्रेस लीडर्स सेटिस्फाइड नहीं हुए। सो इन दिसंबर 1929, ये आपको ध्यान रखना है वापस से, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, किसके अंडर में हुआ ये, जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था यहाँ पे, लाहौर कांग्रेस, कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड, जो सेशन हुआ था यहाँ पे, लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। जो लाहौर कांग्रेस थी उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ये छोटे मोटे बातों से, हमें तुम्हारी बातों में नहीं आना है, तुम यहाँ से देश छोड़ के जाओ और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, राइट। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड, और उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द, ये आता है क्वेश्चन, क्या कौन सी डेट डिसाइड हुई थी, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day 1930. The most stirring demand was to remove tax on salt and government monopoly over the salt, ठीक है, over its production, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी कि सॉल्ट पे भी टैक्स लगा रखा था, उसको रिमूव कर किया जाए, और जो मोनोपोली है, गवर्नमेंट मोनोपोली है इसकी प्रोडक्शन पे, उसको भी हटाया जाए, ठीक है। गांधी जी डिक्लेयर्ड रिपीट मोस्ट ऑपरेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये बहुत भयानक फेज था ब्रिटिश रूल का, कि उन्होंने एक एसेंशियल फूड आइटम जो कि सॉल्ट, उस पर भी टैक्स लगा दिया, उसकी भी मोनोपोली कर रखी थी, राइट। लॉर्ड इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड इरविन टाइटल दिया गया है इरविन को लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, भैया वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेगा। सो गांधी जी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च, तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया, अकम्पनीड बाय द मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, कितने वॉलंटियर्स थे, ये आता है बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, सॉल्ट मार्च किया था उन्होंने, ठीक है, बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। द मार्च वॉज, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, द मार्च वॉज, और कितने उसकी थी दूरी की थी, द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम, जो कि कहाँ पे था, इन साबरमती, राइट, गांधी जी आश्रम इन साबरमती, टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, इसको डांडी मार्च भी बोला जाता है, राइट। 240 माइल्स चले थे 78 वॉलंटियर्स के साथ में अपने आश्रम से, कहाँ पे, गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, राइट, ये आपको लर्न करना, ठीक है। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज, 24 डेज तक उन्होंने वॉक किया है, और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे, कोस्टल टाउन डांडी, एंड सेरेमोनियली वॉयलेटेड द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को सेरेमोनियली वो वॉयलेट किया, राइट। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ, क्या बताता है ये, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। ये आपको क्लियर हुआ, इससे आपको क्लियर हुआ 78 वॉलंटियर्स, 240 माइल्स, 24 डेज लगे उनको पहुंचने में, राइट, और उन्होंने सेरेमोनियली सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, ठीक है। द डिफरेंस नाउ, what is the difference between the non-cooperation
and non-cooperation movement and civil disobedience movement। बता सकते हैं आप? अब आप बता सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था? इजीली आप बता सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो पीपल वर आस्क्ड, यहाँ पे क्या बात की जा रही है? पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, लोगों को ये नहीं बोला जाता कि आप खाली कॉपरेशन रिफ्यूज करो, कॉपरेट मत करो विद द ब्रिटिश, बट ऑल्सो टू, उनको बोला जा, सारे लोगों को ये बोला जा रहा था, लोगों को पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। और जो कॉलोनियल लॉज उन्होंने बनाए हैं, ब्रिटिश लॉज जो बनाए हैं, ठीक है, टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, जो कॉलोनियल लॉज को ब्रेक किया गया, वहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड क्योंकि उन्होंने क्या किया था? सॉल्ट लॉ को रोक किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, राइट? पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया, लॉ कोर्ट्स जो थे वहाँ पे अटैक किया, और रेलवे स्टेशन जो थे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। इन सारी जगहों पे जो वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे शोलापुर के, उन्होंने अटैक किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या, कैसे रिस्पॉन्ड किया? ये लोग अटैक कर रहे थे, गवर्नमेंट थोड़ी चुप बैठेगी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत बुरी तरह से उन्होंने इस मूवमेंट को रिप्रेस किया है। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इसमें उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन लिया? अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। 1 लाख लोगों को, ऐसा करने के लिए 1 लाख लोगों को उन्होंने क्या किया? 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, उन्होंने अरेस्ट किया, राइट? ऑन मार्च 5th 1931, ऑन मार्च 5th 1931 गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड। ये आपको लर्न करनी है डेट। ऑन मार्च 5th 1931 गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, और गांधी जी जो थे वो विलिंगली क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी वॉज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। कहाँ पे हुई थी वो कॉन्फ्रेंस? इन लंदन। एंड द गवर्नमेंट, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है, और गांधी जी ने विलिंगली इन्होंने वो किया है, एक्सेप्ट किया है कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाली थी उसको वो अटेंड करेंगे। और गवर्नमेंट ने इसके बदले में अग्री कर दिया था कि वो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने अरेस्ट किया है उनको वो रिलीज कर दें, ठीक है। ये पैक्ट साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं इसको। बट हुआ क्या, ये बताइए हुआ क्या? बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन। लेकिन जो ये बातचीत थी, ये जो पैक्ट खत्म, ब्रोक डाउन, एंड गांधी जी केम बैक, और गांधी जी वहाँ से वापस आ गए इंडिया, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? लंदन में, राइट? और गांधी जी लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी ने क्या लॉन्च किया वापस से? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बट बाय 1934 तक आते आते इस मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया। इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। गांधी जी ने क्या किया था? वापस से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, लेकिन 1934 तक इसका मोमेंटम वापस से लूज होता हुआ दिखाई दिया। द पार्टिसिपेंट्स एंड देयर वेरिंग इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके अलग अलग जो इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते थे, क्या एक्सपेक्ट करते थे? इंडिपेंडेंस उनके लिए क्या था? ठीक है। जो पुअर पीपल जो थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। यहाँ पे मेन देखो, वेरिंग इंटरेस्ट, अलग अलग जो इंटरेस्ट था लोगों का कि वो किस लिए इंडिपेंडेंस चाहते। जो पीजेंट्स थे वो पुअर पीजेंट्स क्या चाहते थे कि उनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू डिमांड जो है ब्रिटिशर्स का, वो कम हो जाए। और कांग्रेस जो थी वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रैंक कैंपेन। और जो कांग्रेस थी
वो विलिंगली सपोर्ट ही नहीं करना चाहती थी नो रेंट कैंपेन्स को, लेकिन पुअर पीजेंट्स ये चाहते थे कि उस डिमांड को मतलब रेवेन्यू को कम कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरिंग स्टैंड हो गया। कांग्रेस क्या चाह रही है, कांग्रेस तो विलिंगली अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, चलाना नहीं चाहती थी। और यहाँ पे बाकी लोग क्या चाह रहे थे, पुअर पीजेंट्स क्या चाह रहे थे कि उनका जो रेवेन्यू वो कम किया जाए। सेकंड क्या था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हम बात करें जो हेडलाइन है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें जो इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब यहाँ पे अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पे अब बात की जा रही है, पहले पॉइंट में बात हुई है पुअर पीजेंट्स की, यहाँ पे हुई है द इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत सारा हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स, उनको वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे और क्या थे वो, एंड बिकम पावरफुल। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और वो बहुत पावरफुल बन गए। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन, लेकिन अब पावरफुल तो बन गए लेकिन उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सो दे वॉन्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ, वो क्या चाहते थे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है फॉरेन गुड्स का उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन हो, क्योंकि उनके गुड्स तो तभी बिकेंगे ना जब इम्पोर्ट रुकेगा, राइट। सो द इंडियन अब यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, द इंडियन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो था INC फॉर्म इन 1920 में फॉर्म हुआ था। एंड जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन, जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन, वो ऑर्गेनाइज किया गया किसके लिए, फॉर देयर बिजनेस, उनके बिजनेसेस के लिए फॉर्म किया गया, राइट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आपने सुना भी होगा, अभी भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 led by several Indian, ठीक है, 1927 में बहुत सारे जो सेवरल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उसको लीड कर रहे थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है किस पे, इंडियन इकोनॉमी वॉज अटैक, उस पर अटैक किया गया एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया एंड दे सपोर्टेड, और किसको सपोर्ट किया, एंड दे सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उसके बदले में उनको क्या मिला, प्रोटेक्शन मिला ना, प्रोटेक्शन चाहते थे। व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब वो फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तब उन्होंने इसमें सहयोग दिया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, वी कैन से दैट। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, इन लार्ज नंबर, ठीक है, हम बोले बहुत लार्ज क्वांटिटी में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो नहीं किया, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। अगर हम नागपुर रीजन को हटा दें तो एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। स्ट्राइक्स हुई, देयर वर स्ट्राइक्स, हड़तालें हुई बाय द, कौन कर रहा था, स्ट्राइक्स कौन कर रहा था, बाय द रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने भी स्ट्राइक्स की, कब की, इन 1932। ये भी आता है, ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ अभी बस इसको ध्यान दीजिए। एनदर फीचर ऑफ द मूवमेंट, और क्या था मूवमेंट, मतलब एनदर फीचर ऑफ मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ, किसका, जल्दी बताइए, वुमेन, ठीक है, यहाँ पे लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा किसका था, वुमेन का था। एंड दे पार्टिसिपेटेड, उन्होंने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, दे
पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट जो होता था उसमें भी जो वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मार्चेस जो होती थी, एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प की। सॉल्ट डांडी मार्च में भी अगर हम देखें वॉलंटियर्स में बहुत सारी वुमेन थी, एंड दे पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स, वुमेन पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स। देखो मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे वुमेन का, ठीक है। दे पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स, ठीक है, क्योंकि वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उन्होंने उसको भी क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिड नॉट अट्रैक्ट ऑल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने सारे ही बोले हम कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ व्हाट, स्वराज, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा असम में, और वो सारा जो केस स्टडी हमने पढ़ा अभी। इन 1930 में क्या हुआ, जो अनटचेबल्स थे उनको क्या बोला जाता था, दे कॉल्ड देमसेल्व्स दलित, ठीक है। वो अपने आप को क्या बोलते थे, अनटचेबल्स, दे वर कॉल्ड देमसेल्व्स एज दलित। गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन, ठीक है, वो भी किसके बच्चे हैं, हरि के बच्चे हैं। तो दे कॉल्ड गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स and organized to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilet to dignify, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने खुद ने टॉयलेट को क्लीन किया टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ स्वीपर्स। किसका वर्क को डिग्निफाई करने के लिए, स्वीपर्स, क्योंकि वो अपने आप को क्या बोलते थे, दे वर कॉल्ड देमसेल्व्स एज दलित and persuaded to upper class to change their heart, ठीक है, and persuaded upper class to change their heart। और उन्होंने इससे किसको मोटिवेट किया है, जो अपर क्लास है उनको मोटिवेट किया है कि आप अपनी जो सोच है उसको आप चेंज कीजिए, ठीक है, राइट। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was therefore, so we can say that civil disobedience movement was therefore limited particularly in the Maharashtra Nagpur region, ठीक है। जहाँ पे अगर हम बात करें where their organization was strong, ठीक है। वहाँ पे इससे काम किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब हम बात करें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर organized into the Dalits, Dr. B.R. Ambedkar organized the Dalits into the depressed class, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने दलित्स को किस में ऑर्गेनाइज किया, डिप्रेस क्लास में। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन और कब किया, 1930 में किया। और उनका क्लैश हुआ किसके साथ में, गांधी जी के साथ में। He clashed with गांधी जी at the second round table conference। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनका किसके साथ में क्लैश हुआ, गांधी जी के साथ में क्लैश हुआ, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। क्योंकि उन्होंने क्या डिमांड रखी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, किसके लिए, दलित्स के लिए। अगर हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट देके अलग ही कर देंगे, गांधी जी का ये मानना था, तो इंडिपेंडेंस में हमारा साथ कौन देगा। When the British government conceded Ambedkar's demand, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड को मान लिया अम्बेडकर डिमांड की, तो गांधी जी बिगेन अ फास्ट अंटिल डेथ। तो गांधी जी थे वो अनशन पर बैठ गए, ठीक है। ही टोल्ड दैट दिस डिमांड विल स्लो डाउन, अगर ये डिमांड पूरी हो गई तो ये डिमांड जो है ये क्या करेगी, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द स्वराज। ये इंडिपेंडेंस प्रोसेस को क्या कर देगी, स्लो डाउन कर देगी, ठीक है। सो द दलित मूवमेंट, हाउएवर, जो दलित मूवमेंट था, हाउएवर किससे कनेक्टेड था, कनेक्टेड टू बी, दलित मूवमेंट कनेक्टेड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीडर्स who lead the national movement, right? तो यहाँ पे
जो गांधी जी थे वो अनशन पर बैठ गए थे कि अगर ये डिमांड पूरी हो गई तो जो स्वराज का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन for also not so much interested, so मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जैसा कि हमने देखा कि सारे क्लास के लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत कम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है आफ्टर द फॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसे आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ किया। सो आफ्टर द फॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ फेल ऑफ खिलाफत मूवमेंट हमने देखा वो भी फेल हो गया। तो जो मुस्लिम्स थे वो क्या कर रहे थे, एलिनेट फील कर रहे थे, अपने आप को अलग फील कर रहे थे फ्रॉम द कांग्रेस बिकॉज ऑफ हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। हिंदू नेशनल ग्रुप से जैसे हिंदू महासभा, क्योंकि मुस्लिम्स का रेशो कम था इसलिए वो अपने आप को अलग फील कर रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने इस कैंपेन में साथ नहीं दिया। जो रिलेशन था बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वो और ज़्यादा वर्सन होता गया, वर्सन, राइट, वो और ज़्यादा वर्सन होता गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है, ठीक है, कि क्या रीज़न था। अब हम बात करें द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या होता है इसका मतलब? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू, जो हम बोल रहे हैं ना यूनिटी, यूनिटी को मतलब नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स जो हैं उसको साथ में लेके चल रहे, पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड जो स्ट्रगल किया है, सब ने मिलकर जो स्ट्रगल किया है फॉर इंडिपेंडेंस, बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है। स्ट्रगल तो सबने किया ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस है जिससे कि जो नेशनलिज्म है वो कैप्चर किया गया है। नेशनलिज्म कैप्चर पीपल, देशभक्ति की तरफ लोग जो हुए वो जागरूक हुए, क्योंकि इंडिया में भी लिटरेसी बहुत हाई थी, तो लोगों को साथ लेके चलना, पीपल्स इमेजिनेशन, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग्स, लोकगीत, देशभक्ति के गीत, पॉपुलर फ्रेंड्स एंड सिंबल्स all played a important part in the making of nationalism, ठीक है। तो देशभक्ति की भावना जो जागृत की गई है लोगों में, इन सब का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है। भारत माता की इमेज बनाई गई, इमेज ऑफ भारत माता, राइट। सो द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया came to be visually associated with whom? With the image of भारत माता, ठीक है। फीमेल एलिगरी है, इमेज ऑफ भारत माता। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड, जो इमेज है उसको किसने क्रिएट किया था? भारत माता की इमेज को किसने क्रिएट किया था? फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। सो in the 1870s, in 1870 he wrote Vande Mataram, a hymn to the motherland. Later it was included in, वापस से इसको किस में इंक्लूड किया गया? In his novel आनंद मठ। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। एंड वाइडली सम, और इसको बहुत मतलब बहुत बार गाया गया, बहुत सारी जगहों पे गाया गया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। आज भी हम सुनते हैं वंदे मातरम, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, राइट। एंड इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। बंगाल में रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उन्होंने भी भारत माता की इमेज को पेंट किया। एंड ठीक है, तो भारत माता की इमेज से आपको क्या वो मिलता है, हमको क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भारत के लिए कुछ भी करना है। रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर, दिस इज द न्यू टॉपिक। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू, जो आइडिया है नेशनलिज्म का उसको कैसे डेवलप किया गया? थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, ठीक है। जो इंडियन कल्चर है उसको वापस से रिवाइव किया गया, फोकलोर, इन द लेट
19th century, in the late 19th century, जो इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे began recording folk tales. उन्होंने folk tales को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया and sung by bards and they told village to village. और वो क्या जाते थे, हर गांव से गांव में जाते थे together and folk songs and जो legend थे नटेशा शास्त्री आपने नाम सुना होगा. इन्होंने क्या पब्लिश किया है, नटेशा शास्त्री पब्लिश massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. ठीक है, लोकगीत जिसे हम बोलते हैं, देशभक्ति के गीत. He believed the folklore, वो किस में बिलीव करते थे, नटेशा शास्त्री. He believed that the folklore was national literature. जो folklore है वो क्या है, वो नेशनल लिटरेचर. ठीक है, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने में किसने सहायता की, आइकन्स एंड सिंबल्स. एज द नेशनल मूवमेंट, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था, हम ये कह सकते हैं, वैसे वैसे जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी, वो लोगों में जागृत हो रही थी. नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे थे कि ऑफ सच आइकन्स और एंड सिम्बल्स. ठीक है, कुछ आइकन्स और सिम्बल्स को फॉर्म किया गया, डेवलप किया गया इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम. लोगों को यूनिफाई करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए इनटू अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. राइट. सो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, अगर हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट की, द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल की अगर हम बात करें तो ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन. ये आपका एग्जाम में आ सकता है. अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन और उसमें क्या थे, इट हैज 8 लोटसेस. 8 तो लोटस थे क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस मीन्स स्टेट्स, 8 स्टेट of British, 8 provinces of British India and a crescent moon. Crescent पता है ना आपको कैसा होता है, आधा चंद्र, आधा भी नहीं, representing Hindus and और किसको रिप्रेजेंट करा था, crescent moon representing Hindus and Muslims. Right? So by 1921 Gandhiji had designed the Swaraj flag. Gandhiji had designed a Swaraj flag at a spinning wheel in the center. गांधी जी ने क्या डिजाइन किया, स्वराज फ्लैग डिजाइन किया at a spinning wheel in the center. Representation of history. So एंड में यही बोलना चाहूँगी, by the end of 19th century many Indians, end of the 19th century की अगर हम बात करें, many Indians began feeling that to instill a sense of pride. क्योंकि इतना सारा स्ट्रगल हुआ है, सबने यूनिफाई होकर इंडिपेंडेंस को हासिल किया, सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन. तो इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंट. तो इंडियन जो हिस्ट्री है उसको डिफरेंटली सोचा जाए. इंडियन बिगैन लुकिंग इन द पास्ट. तो इंडियंस ने क्या कहाँ स्टार्ट किया देखना, पास्ट में, टू डिस्कवर India's great achievements. Right? If you like my content, then please like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon to receive more updates. और प्लीज़ अपना फीडबैक आप मुझे दें कमेंट्स में, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स के वीडियोस लाती रहूं. और मेरा ये मानना है कि मैंने मेरी बेस्ट प्रैक्टिस दी है आपको समझाने की. बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की इस वीडियो में समझाने की. आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट एग्जाम्स.